हेलो स्टूडेंट, मैं आपका सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग के रिवीजन लेक्चर्स में। स्टूडेंट, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बात की तो बताया कि सर कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो आफ्टर ऑल फिर मैंने डिसाइड किया कि टिल नाउ अभी तक जितने भी मैं पाइथन प्रोग्रामिंग में लेक्चर्स या चैप्टर पढ़ा चुका हूँ उनका वन टाइम विद इन 2 और 3 डेज मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। तो स्टूडेंट बेसिक बट ऐसा ना समझा जाए स्टूडेंट्स के बाद कि मैंने ये रिवीजन करा दिया तो इसके बाद अदर वीडियोस को देखने की आवश्यकता नहीं है। बट मैं ये आपको रिवीजन जो कराऊंगा स्टूडेंट, इसके बाद भी आप अदर वीडियोस को भी देखें और इसको भी देखें तो आपकी समझ में अदर वीडियो भी आ जाएंगी और ये भी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इन वीडियो को देखने के बाद उनको भी आप देखेंगे तो इजीली वो वीडियो भी आपके समझ में आ जाएंगी। तो मैं ओवरव्यू एक तरीके से बेसिक चीज़ें इट मीन्स 2 और 3 लेक्चर्स में मैं आपकी कवर करूंगा। तो स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये लगभग 45-50 मिनट्स का करीब वीडियो होगा, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। इसमें लगभग मैं आज इफ़ एल ऐप तक लगभग आज पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट प्लीज़ ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट बात आती है व्हाट इज वेरिएबल। तो यू नो स्टूडेंट व्हाट इज वेरिएबल मीन्स इन प्रोग्रामिंग variable is very essential to store the value. Student assume that if we want to find the area of rectangle, then we have to let length and breadth it means two variables in Python programming. दो वेरिएबल्स के में नीड होगी स्टूडेंट, लेंथ और ब्रेथ की। बट स्टूडेंट एक बात बताइए मुझे, अगर वेरिएबल ना हो तो देन यू कैन एंटर द वैल्यू इन पाइथन प्रोग्रामिंग? नो। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू इन पाइथन प्रोग्रामिंग? नो। आप पाइथन प्रोग्रामिंग में ना स्टोर कर पाओगे वैल्यू, ना आप कैलकुलेट कर पाओगे, ना उसे मॉडिफाई कर पाओगे, कोई भी चीज आपकी पॉसिबल नहीं होगी। तो स्टूडेंट वेरिएबल इज वेरी इसेंशियल फॉर प्रोग्रामिंग बिकॉज ये वैल्यू स्टोर करता है प्रोग्रामिंग में। एंड इन फर्दर हम ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल एंड मॉडिफाई ऑल्सो, एंड वी कैन परफॉर्म इट मीन्स प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवाइड ऑपरेशन ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इट मीन्स स्टूडेंट अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्रिंट 5+6 या 9+5 या 90+10 90+ कुछ भी लिख दो स्टूडेंट, तो देन वन टाइम रिजल्ट विल बी डिस्प्ले ऑन मॉनिटर, बट वी कैन नॉट यूज दिस वैल्यू इन फर्दर। आगे हम इन वैल्यूज को यूज नहीं कर पाएंगे, जो प्लस होके आंसर आया है या कुछ होके आंसर आया है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट? वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लेंथ एरिया निकालने का प्रोग्राम इट मीन्स क्या करना है, क्रिएट करना है इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो then we have to let length, we have to let width, and L is for length and W is for width। हमें let करना पड़ेगा। L और W में हम क्या करेंगे, इनपुट स्टोर कर देंगे। इनपुट जो कीबोर्ड से जो वैल्यू एंटर होगी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी? L और W के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब L और W के अंदर जो वैल्यू स्टोर है स्टूडेंट, उस पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L मल्टीप्लाई W होता है। तो अब वो ऑपरेशन कब परफॉर्म हुआ स्टूडेंट? मल्टीप्लाई ऑपरेशन कब परफॉर्म हुआ दोनों वेरिएबल्स पे? फर्स्टली वी हैव टू स्टोर द वैल्यू। आफ्टर द स्टोरिंग द वैल्यू वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो इट मीन्स वेरिएबल किसके लिए है? टू स्टोर द वैल्यू, और इस पर हम आगे कोई ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। अब वेरिएबल स्टूडेंट लेट करने के कुछ क्या है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। इट मीन्स वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और अल्फाबेट्स। इट मीन्स वेरिएबल का नाम जो स्टार्ट होना चाहिए वो अंडरस्कोर और अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। सेकंड वन इज देयर इज नो स्पेस बिटवीन
वेरिएबल नेम को स्पेस नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक वैल्यू, अंडरस्कोर। ओके। Fourth one is any predefined word of Python programming cannot use as a variable name। ठीक है, चार इसके रूल्स होते हैं। एंड पांचवा और हो जाता है फिफ्थ नंबर, कोई भी ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते या स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, बहुत आ रहे हैं। बट आप फोर रूल्स आप ध्यान रखो। नंबर फर्स्ट, आपका वेरिएबल का नाम किससे स्टार्ट होना चाहिए? अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या फिर अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी बीच में क्या नहीं चाहिए? स्पेस नहीं आना चाहिए ऐसे। अगर स्पेस आ जाएगा तो देन इट विल बी इनवैलिड वेरिएबल नेम, ठीक है ना, इनवैलिड होगा। जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इफ है या कुछ है, उन्हें एज अ वैल्यू नेम की तरह हम लेट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आया ना। तो नंबर फर्स्ट वन इज एज्यूम दैट एल कैन बी वर्क एज अ वेरिएबल नेम। यस, तो चारों के चारों रूल्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। डब्ल्यू कैन यूज एज अ वेरिएबल नेम। यस, डब्ल्यू भी एज अ वेरिएबल की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या क्या करते हैं स्टूडेंट? वेरिएबल नेम का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो आप ये जानते हो कि हम ए बी सी कुछ भी नाम का वेरिएबल मान लेते हैं। तो रूल्स होते हैं चार, ये चार रूल जिस पे फॉलो हो जाए उसे ही हम एज अ वेरिएबल नेम की तरह लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ओके हो गया ना। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ एल स्पेस डब्ल्यू यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम की तरह? नो, तो बीच में आपका क्या आ गया? स्पेस आ गया। इसको हम इस तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, वेरिएबल नेम आपको में समझ में आ गया वेरिएबल होता क्या है और कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये मैंने बता दिया। इसके बाद हाउ टू इनपुट द वैल्यू फॉर वेरिएबल। वैल्यू कैसे इनपुट करेंगे किसी वेरिएबल के लिए? तो स्टूडेंट मान लो फॉर एग्जांपल let l as a variable. If we want to store the value inside the l with the help of function, तो हम अगर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, देन वी यूज इनपुट फंक्शन। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट? इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। अब स्टूडेंट मैं इसको देखो रन कराता हूँ। इनपुट फंक्शन का काम क्या है? ये क्या करता है स्टूडेंट? किसी भी इनपुट डिवाइस, अब इस समय हम कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू या कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी कहाँ स्टोर करना? सामने वाले वेरिएबल में स्टोर करने का काम करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसे? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या है स्टूडेंट? कि सामने वाले वेरिएबल में इनपुट, इट मीन्स जो भी आप इनपुट करेंगे सामने वाले वेरिएबल में जाके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। अब इसको रन कराता हूँ स्टूडेंट, देखना। करा दिए, देखो। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन जैसे स्टूडेंट करूंगा, अब लेट 12, ठीक है। अब ये वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी स्टूडेंट? तुम जो मैंने 12 स्टोर किया, एल के अंदर स्टोर होगी। अब आप कह रहे होंगे सर इसमें कोई मैसेज तो डिस्प्ले हुआ नहीं कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमें क्या करना है, कुछ नहीं। तो इसीलिए इनपुट के अंदर क्या लिखते हैं हम? मैसेज लिख देते हैं, प्लीज एंटर द वैल्यू फॉर एल, ठीक है। अब जब आप इनपुट करोगे तो उस समय देखो, जब मैंने इससे प्रीवियस टाइम में इसको एग्जीक्यूट कराया था तो वहां को मैसेज तो नहीं आया था ना। अब यहाँ देखना आप, यहाँ आपका क्या आएगा बेटा स्टूडेंट्स? मैसेज आएगा, देखना। प्लीज एंटर द वैल्यू फॉर एल, मतलब 12 दे दिया मैंने आगे। तो पहले वाले प्रोग्राम में इसमें क्या अंतर था? पहले में क्या था स्टूडेंट? मैंने मैसेज नहीं दिया। अब इसमें क्या है? मैसेज के साथ आपका क्या होगा? इनपुट होगा। कहाँ पर? एल के इनसाइड। जो वैल्यू आप इनपुट कर दोगे, एंटर कर दोगे, वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी स्टूडेंट? एल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट जो एल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है उसका नेचर कैसा है? नेचर कैसा है उसका? नेचर मान लीजिए मैंने 12 एंटर किया, बट देखना स्टूडेंट, मैंने 12 एंटर किया। अब मैं मान लो यहाँ एक और वैल्यू ले लेते हैं, के मान लेते हैं एक और वेरिएबल। यहाँ भी मैं इसको क्या कर देता हूँ स्टूडेंट? इनपुट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इनपुट द वैल्यू, जैसे मैंने एल कर दिया यहाँ। अब यहाँ थोड़ा इसको क्या करते हैं? ऊपर ले आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में के, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों के बीच में सम करना चाहूंगा, समझना एक मिनट, ए इक्वल्स टू, जैसे मैंने यहाँ किया, सी इक्वल्स टू एल प्लस के, इट इज पॉसिबल। अब इसका आउटपुट देखते चलो। देखो आपको प्रैक्टिकली मैं समझा रहा हूँ। मान लो एल की वैल्यू मैंने 12 एंटर कर दी, इसकी वैल्यू 13 एंटर कर दी, कितना कुछ आंसर आया?
चलो अभी मैंने प्रिंट नहीं लगाया, चलो मैं प्रिंट लगा देता हूँ, प्रिंट प्रिंट सी। ठीक है, तो वो दो वैल्यू इनपुट होंगी, फर्स्ट इज फॉर एल, सेकंड इज फॉर के, दोनों का एडिशन किस में स्टोर हो जाएगा, सी में। प्रिंट सी, आउटपुट हमने क्या करना, डिस्प्ले कर दिया। प्रिंट का काम क्या है स्टूडेंट, प्रिंट सी लिखा है, इट मींस इट विल डिस्प्ले द इट मींस वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी, सी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। प्रिंट का काम ये है, ठीक है। और सी इक्वल टू एल प्लस के, इट मींस एल के अंदर जो वैल्यू आप अब देखो इनपुट फंक्शन का काम क्या है, टू एंटर द वैल्यू फॉर एनी वेरिएबल, कोई वैल्यू वेरिएबल के लिए स्टोर एंटर कराना बाय यूजिंग कीबोर्ड। ये सिंपल है, वेरी वेरी इजी। ऐसी के अंदर ही वैल्यू एंटर हो जाएगी सेकंड टाइम, और दोनों की वैल्यू को ऐड करके हम किस में स्टोर कर देंगे, सी में। और प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, दोनों की वैल्यू को ऐड करके सी में स्टोर कर दिया। और प्रिंट का काम क्या है, आउटपुट दिखाना। भाई सी के अंदर आउटपुट तो आ चुका है बट वो डिस्प्ले नहीं हो रहा ना, तो डिस्प्ले करने के लिए वी हैव टू यूज प्रिंट फंक्शन। प्रिंट सी का मतलब क्या है, जो सी के अंदर जो वैल्यू होगी वो आउटपुट के रूप में आ जाएगी। भाई देखो अगर मैं इस लाइन को नहीं लिखता, फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को हटा देता हूँ, तो सी के अंदर आउटपुट आ गया है बट वो डिस्प्ले तो नहीं हो रहा ना, रिप्रेजेंट तो नहीं हुआ। तो अगर इसको सी के अंदर जो आउटपुट आ चुका है इसको रिप्रेजेंट करना है, तो देन वी हैव टू राइट प्रिंट सी। ठीक है, प्रिंट सी का मतलब क्या है, जो सी के अंदर जो आउटपुट आया है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूं, रन किया मैंने, रन। अब देखना स्टूडेंट, अभी आगे और मैं बताऊंगा। मैंने एंटर किया 12, यहां एंटर किया, यहां मैंने एंटर क्या किया 12, आंसर क्या आ रहा है 12 12। क्या भैया 24 क्यों नहीं आया, 24 क्यों नहीं आया बताइए मुझे। कि देखिए यहां मैंने 12 एंटर किया, फिर मैंने के की वैल्यू भी 12 एंटर की, ठीक है, बट यहाँ यहाँ 24 क्यों नहीं आया, 12 12 क्यों आया। स्टूडेंट यही तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में यही ये तो बताया था, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, कि अगर हम इनपुट फंक्शन से कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं, बोलिए आप इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, इंटीजर मींस होल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन 10 11 जो भी है, ऐसे कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं, इनपुट कराते हैं, वो होगी इंटीजर, बट उसका नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा इसको बताओ। नेचर होगा टेक्स्ट टाइप का, इट मींस अल्फाबेट टाइप का। ठीक है, तो वो वैल्यू किसी के साथ ऐड हो सकती है क्या, कैलकुलेट हो सकती है, नहीं हो सकती ना। इसका मतलब है इफ वी एंटर द वैल्यू विद ओनली इनपुट फंक्शन, देन द नेचर विल बी किसका, वैल्यू का क्या होगा, विल बी टेक्स्ट टाइप। समझ में नहीं आया, बल्कि मैंने 12 12 एंटर किया, आंसर कितना आया 12 12, इट उसने ऐड नहीं किया, दोनों को एक साथ दिखा दिया मर्ज करके। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट हम यहाँ क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, इंट का यूज करते हैं। समझ में आया नहीं आया। अगर अब देखो यहाँ मैंने इसका किसका यूज करते हैं, यहाँ पर इंट का यूज करते हैं। समझ में आया नहीं आया, इंट का यूज हम क्यों करते हैं, क्लियर हुआ नहीं हुआ। इंट का काम क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, इंट का काम क्या है कि जो वैल्यू स्टोर, जो वैल्यू एंटर करा जाएगी विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन, वो वैल्यू, अब ये इंट क्या करेगा, उस वैल्यू को किस में चेंज कर देगा, इंटीजर नेचर में चेंज कर देगा। भले आप वैल्यू 12 एंटर कराते थे बट उसका नेचर कैसा होता था, अल्फाबेट टाइप का होता था, इट मींस टेक्स्ट टाइप का होता था, कैरेक्टर टाइप का होता था। बट अब वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। अब इंटीजर में कन्वर्ट होके एल में स्टोर हो गया, ऐसे ही इंटीजर में कन्वर्ट होके किस में स्टोर हो जाएगा, के में। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो वो टेक्स्ट की तरह नीचे नहीं दिखाएगा, किसकी तरह दिखाएगा, नंबर्स की तरह, इंटीजर की तरह दिखाएगा। अब उन इंटीजर नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, दूसरे के साथ ऐड भी कर सकते हो, सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ आप इसको रन करा के देखो, 12 12 जब एंटर करोगे ना स्टूडेंट, तो 24 आएगा, देखना 12 12 24 आया से नहीं आया। ये होता है इंट विद इनपुट। क्लियर हो गया ना बेटा। तो इंट विद इनपुट का यूज समझ में आ गया, इनपुट इज फॉर ओनली टू इनपुट द टेक्स्ट टाइप वैल्यू। ठीक है, बट इंट का यूज इसके साथ करते तो इसका मतलब है इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करना। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया ना। अच्छा, अगर आपको ऐसी अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है, फ्लोट किस तरह की इनपुट करनी है,
फ्लोट, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, फ्लोट। ठीक है, तो अब आप यहाँ कैसी वैल्यू इनपुट कर सकते हो, फ्लोट टाइप वैल्यू इनपुट कर सकते हो। बट अगर हम इनपुट इनपुट लिखेंगे, इंट और फ्लोट नहीं लिखेंगे, तो देन आप इंटीजर और फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर पाओगे किसी वेरिएबल में। आप कैसी वैल्यू इनपुट कर पाओगे, ओनली कैरेक्टर टाइप की, टेक्स्ट टाइप की, इट मीन्स ABCD अल्फाबेट टाइप की वैल्यू स्टोर कर पाओगे। अगर आपने इंटीजर कर भी दी तो मुझे उसे कैसे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, किस नेचर में ले जाएगा, उसी नेचर में ले जाएगा जैसे अल्फाबेट्स होते हैं। तो अल्फाबेट्स को एक अल्फाबेट को दूसरे साथ जोड़ नहीं सकते ना, जोड़ सकते हैं पर कोई कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते। आउटपुट तो नहीं आएगा कैसे 1+1 2 हो जाता है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा, A+A इस तरह से हो गया, A+A हो जाएगा, एक साथ मर्ज हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं फॉर कैलकुलेशन, तो देन वी हैव टू राइट इंट इनपुट, और फ्लोट टाइप भी करना चाह रहे हैं तो फ्लोट इनपुट। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये था आपका पहला सबसे इजी। अब इससे आप इजी सभी प्रोग्राम बना सकते हैं। मान लो मुझे एरिया निकालने का प्रोग्राम बनाना है, तो देखो प्रोग्रामिंग का सबसे पहला होता है इनपुट। क्या होता है सबसे पहले, इनपुट। तो इनपुट देखो, इनपुट का मतलब है कि आप जो इनपुट का मतलब है वैल्यू स्टोर कराना किसी भी वेरिएबल में। अब मुझे लेंथ, इट मींस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो L, और यहाँ कर देते हैं के की जगह क्या कर देते हैं स्टूडेंट, W। दोनों चीज इनपुट हो गई। यहाँ आप चाहे तो इनपुट कर दो, यहाँ चाहे तो आप कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी आप क्या कर दो, इंटीजर कर दो, या आप फ्लोट चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप फ्लोट में भी इनपुट कर सकते हो। इनपुट हो गया पहला। सेकंड क्या होता है, अब मुझे इनपुट मिल चुका है इनसाइड द वेरिएबल, देन वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल्स वैल्यू। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स की वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट, W और L हो गए। अब आपको पता है रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है, क्या होता है रेक्टेंगुलर एरिया, L मल्टीप्लाई W, इट मींस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्या करेंगे हम, L मल्टीप्लाई W। ओके, और यहाँ हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट, एरिया के लिए मान लीजिए A मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो गया, ये होगी प्रोसेसिंग। पहला स्टेप क्या था, इनपुट। इनपुट क्या है भाई, मुझे एरिया निकालना है, तो इनपुट मुझे कितनी वैल्यू करने पड़ेंगे, वेरिएबल दो तो करने पड़ेंगे, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ को मैंने L मान लिया और ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया, W ऐड कर लिया। A इक्वल्स टू एरिया क्या होता है स्टूडेंट, अब मुझे इनपुट मिल चुका है, तो ये क्या करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके एक अनदर वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो A इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई W, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आउटपुट हमारा कहाँ आ चुका है, ए के अंदर। अब वो ए के अंदर स्टोर है पर वो दिख तो नहीं रहा है ना, डिस्प्ले तो नहीं हो रहा है ना, तो डिस्प्ले करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। अब मैं लिख दूंगा प्रिंट सी। प्रिंट सी का मतलब क्या है, प्रिंट सी का मतलब है जो सी के अंदर जो आउटपुट है, वो सॉरी प्रिंट ए करना पड़ेगा ना, प्रिंट ए। प्रिंट ए का मतलब क्या है, जो ए के अंदर जो आउटपुट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू। प्रिंट ए का मतलब क्या है, ए के अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। कहां पर, मॉनिटर पर। और हम प्रिंट ए ना लिखें तो कैलकुलेट हो गए, ए के अंदर आंसर तो स्टोर हो गया पर वो दिखेगा नहीं, डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो इसको हम रन कराते हैं। रन पे क्लिक किया, रन पे क्लिक किया, ओके। अब देखना एल और डब्ल्यू स्टोर किया हमने, 12 12 कितना आ गया, 144, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे आउटपुट ऐसे आ रहा है 144। आप चाहो तो इसको मैसेज के साथ दिखा सकते हो। कैसे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। यहाँ भी हम क्या करते हैं, डबल कोट्स लगा दो। ठीक है, अब देखना यहाँ जो आउटपुट वैसे आ रहा था वहां मैसेज के साथ आउटपुट आएगा। देखना ये क्या किया मैंने, 12 12 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, स्पेलिंग देख लेना, है ना, ANGLE, वो देख लेना बाद में। ठीक है, मैंने शॉर्ट में वैसे लिख दिया है आप, क्योंकि यहाँ आप गलत भी लिख दोगे तो कोई स्टूडेंट दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ ऐसे लिख दो, रेक्टेंगल जगह RAN, अब इस तरह लिख दो
तो इसकी भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि मैसेज की एरर कोई भी नहीं आती, ठीक है ना, क्योंकि मैसेज तो जैसा आप लिखोगे वैसा ही आपका डिस्प्ले हो जाएगा, भले स्पेलिंग मिस्टेक और कुछ ही मिस्टेक हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। तो ये हमारी एक सिंपल प्रोग्रामिंग का स्टेप मैंने आपको बता दिया। अब देखो मान लो स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ रन पे गया और मैंने लेंथ कितनी इनपुट कर दी, लेंथ इनपुट कर दी मैंने -1, ये मैंने इनपुट कर दिया 12। जब भी आउटपुट आ गया, क्या कभी लेंथ माइनस में हो सकती है? हो सकती है लेंथ माइनस में? नहीं हो सकती। ब्रेथ माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। अब इसीलिए स्टूडेंट यहाँ हमने क्या किया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन का मतलब क्या है? इफ कंडीशन का स्टूडेंट मतलब होता है कि आपकी कैलकुलेशन कब होगी, प्रोसेस कब होगी, व्हेन कंडीशंस आर ट्रू। तो यहाँ कंडीशंस क्या बन रही है, एक कंडीशन बन रही है कि एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डब्ल्यू 0 से एबव होनी चाहिए, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से एबव होनी चाहिए। ये तो कंडीशन बन रही है ना। तो यहाँ टू और मोर कंडीशन को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, एंड या और। एंड कब लगाते हैं, जब जितनी कंडीशन आप जोड़ रहे हैं वो सभी के सभी ट्रू हो, जब भी आउटपुट आना चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे उस केस में, एंड लगाएंगे। अगर टू और मोर कंडीशन जोड़ रहे हैं और एक कोई कंडीशन ट्रू हो जाए तो आउटपुट आ जाए, और एक कोई फॉल्स हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर एक कोई उनमें से कंडीशन ट्रू हो जाए तो आउटपुट आ जाना चाहिए, तो हम क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो कंडीशन बनी, एक तो एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एल की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और दूसरी क्या होनी चाहिए, डब्ल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स होता है स्टूडेंट कि इफ एल ग्रेटर देन 0 एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन 0, तो इसके अंदर क्या हो जाए, इसके अंदर अगर आप इसके अंदर लिखना चाह रहे हो तो एक टैब इधर लिखते हैं, इसका मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू ही दोनों, एंड का मतलब क्या होता है, एंड इज फॉर टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस। यहाँ दो कंडीशन कौन सी है, ये दोनों कंडीशन है। अब इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करने के लिए किसका यूज हो रहा है, इस एंड का यूज हो रहा है। अब ये एंड का तो काम ये हो गया अगर टू और मोर कंडीशन कंबाइन करनी है, बट एंड का काम कंडीशन कंबाइन करने के साथ साथ एक काम और होता है कि अगर ये दोनों जितनी भी कंडीशन आपने कंबाइन की है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी की है कंबाइन, वो सभी की सभी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इसके उनको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब भाई ये दोनों कंडीशन कब ट्रू होंगी, जब एल की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से बड़ी हो, ग्रेटर देन 0 हो, और डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तभी तो ये कंडीशन वो होंगी आपकी ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन एक भी फॉल्स हो जाती है, मान लीजिए एल आपका ग्रेटर देन 0 और डब्ल्यू आपका ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो उस वाले केस में ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी तो आउटपुट भी आपका नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे, अभी तक क्या हो रहा था स्टूडेंट, ये कंडीशन थी नहीं इफ वाली, तो ये अभी हम गलत इनपुट दें या सही इनपुट दें, ये सब के सब स्टेटमेंट क्या हो जा रहे थे, एग्जीक्यूट हो जा रहे थे। बट अब ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे, जो इफ के बाद लिखे हुए हैं, टैब से लिखे हुए, वो जब होंगे जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब एल और डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी। तो इट मीन्स इफ कंडीशन किसके लिए, इफ कंडीशन इट यूज टू चेक द वैल्यू या इट यूज टू चेक द कंडीशन, if condition is true then the inside statements will be execute, otherwise not। समझ में आ गया। तो if का काम क्या है, वैलिडेशन देना, डाटा वैलिडिटी देने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, if का यूज करते हैं। अगर ये डाटा वैलिडिटी सही नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आया नहीं स्टूडेंट, आया, ठीक है। अब देखिए यहां मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, रन किया, ठीक है, रन। अब देखो जी बड़े इफ के पार्ट ये दोनों हैं, ये दोनों कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और नहीं होगी कंडीशन ट्रू तो ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। अब देखते हैं 12, अब मैंने क्या कर दिया, -1, आउटपुट आया, नहीं आया, पहले तो आउटपुट भैया आ रहा था, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट
अब मैंने इनपुट तो चलो दे दिया, चलो ठीक है, ये तो एग्जीक्यूट होंगे होंगे दोनों स्टेटमेंट, पर इसके बाद जो प्रोसेसिंग और आउटपुट वाला जो स्टेटमेंट है, कैलकुलेशन और आउटपुट वाला, वो कब आपका एग्जीक्यूट होगा? वो जब एग्जीक्यूट होगा जब ये दोनों के दोनों कंडीशन क्या होंगी? ट्रू होंगी। तो इट मीन यहाँ डाटा वैलिडिटी चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इफ का यूज करते हैं। स्टूडेंट में फिर मैं आपसे बाद में बताऊंगा कि प्रीवियस लेक्चर भी देखना, ये तो मैंने रिवीजन लेक्चर बनाया कि इन मिनिमम करने के बाद भी आपको समझ में आ जाएंगे प्रीवियस वीडियो। तो इन रिवीजन वीडियो देखने के बाद प्रीवियस वीडियो देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी स्टूडेंट एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक ये है, अगर मान लीजिए मैंने सही इनपुट दे दिया, चलो आउटपुट आ गया, पर मैंने रॉन्ग इनपुट दे दिया तो आउटपुट आएगा क्या? नहीं आ रहा था ना। अब चलो मैं एक बार और करा देता हूँ। अगर मैं सही इनपुट दे दी तो आउटपुट आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, और नहीं नहीं दूंगा तो आउटपुट आएगा? नहीं आएगा ना। तो ये वीडियो आपकी रिवीजन वाली वीडियो है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस वीडियो भी आराम से हो जाएंगे इनको करने के बाद, ठीक है। देखो मैं एक बार और कराता हूँ। यहाँ से मैं दिया देखो 12, गलत इनपुट दे दी, मान लो -12, तो आंसर नहीं आया, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। बट अब देखो स्टूडेंट, मैंने करेक्ट इनपुट दिया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इट मीन आउटपुट कब आया? जब ये कंडीशन आपकी क्या होगी? ट्रू होंगी दोनों। बट रॉन्ग में तो आंसर आया नहीं, इसीलिए रॉन्ग के लिए हम क्या लगा देते हैं? यहाँ एल्स। क्या लगा देते हैं? एल्स। यहाँ क्या आ जाएगा? भाई हमने कोई गलती की है तो हमें सामने डिस्प्ले तो होनी चाहिए कि हमने क्या गलती कर दी। प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, ठीक है। अब यहां अगर मैं कोई गलती भी कोई करूंगा, स्पेलिंग मिस्टेक कोई गलती नहीं होती इसमें, कोई गलती करूंगा तो कहां जाएगा? एल्स में। मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया 12, वहां दे दिया -1, प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू, ठीक है। आप चाहे तो और अच्छा मैसेज लिख सकते हैं। तो इट मीन पहले वाले में क्या हो रहा था, जब आपका कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट आ रहा था, कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट नहीं आ रहा था। बट इन दिस केस अगर कंडीशन आपकी क्या है? फॉल्स है, तो क्या करेगा? एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो ये होता है इफ एल्स। इफ कंडीशन इज ट्रू तो इफ के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के अंदर के एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो लास्ट टॉपिक और है आज का न आपका इफ एल्स एलिफ एलिफ एफ, ठीक है। तो पहले उसको हम बता देते हैं। उसका मतलब है कि मल्टीपल इफ को हम किस तरह से जोड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अब देखो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहले वहां भी कराया था कि चॉइस अगर 1 है एडिशन हो जाए, 2 है तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाए, 4 है तो डिवीजन हो जाए, या फिर इसके अलावा कुछ और करते हैं, तो वहां लिखा है रॉन्ग चॉइस मैसेज शुड बी डिस्प्ले। तो सबसे पहले और 2 नंबर ऐड करने का बना है। 2 नंबर, 2 नंबर हम इनपुट करेंगे, उन्हीं के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उन्हीं के ऊपर हमें एडिशन करना है, उन्हीं के ऊपर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, उन्हीं के ऊपर करना है, 2 नंबर के ऊपर। तो सबसे पहले हमें 2 नंबर क्या करने पड़ेंगे? इनपुट। आप चाहे तो ए मान लो, आप चाहो तो कुछ ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मान लो फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया? इंट, या फ्लोट भी कर सकते हो, फ्लोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोट, ठीक है बेटे। इसके बाद में इनपुट, प्लीज मैं शॉर्ट लिख दूंगा, प्लीज, ओके, प्लीज, ओके। ऐसे ही या ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा नंबर के लिए लिख दिया, यहाँ हम चेंज कर दें खाली बी, शॉर्ट कर रहा हूँ तो जल्दी हो जाएगा। एक चॉइस के लिए मान लिया सी एच, तो चॉइस तुम्हारी इंटीजर में आएगी 1 2 3 4, तो इसको हम किस में लेंगे? इंटीजर में लेंगे, इनपुट है ना। प्लीज एंटर चॉइस, ठीक है, हो गया। अब स्टूडेंट मुझे पहला स्टेप क्या होता है किसी प्रोग्रामिंग का? इनपुट, इनपुट हो चुका भाई। 2 नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट और ये बहुत सारी चीज करनी है अकॉर्डिंग टू चॉइस। तो सबसे पहले मुझे 2 नंबर इनपुट कराने पड़ेंगे, करा दिए। एक अलग चॉइस का बैरल इनपुट कराना पड़ेगा, वो भी करा दिया। अब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू चॉइस हमें क्या निकालना है? आउटपुट निकालना है। इफ चॉइस इक्वल टू 1, इसका काम क्या है? ये डबल इक्वल टू किसके लिए होता है? कंपैरिजन। सिंगल इक्वल टू किसके लिए होता है? जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी? इनपुट करके
कीबोर्ड से ए के अंदर। तो सिंगल इज इक्वल्स टू मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। इट इज यूज टू स्टोर द वैल्यू कहां से, फ्रॉम कीबोर्ड टू वेरिएबल। बट डबल इक्वल्स टू किसके लिए काम आता है, इट इज फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए काम आता है। सी एच इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि अगर जो मैंने सी एच की वैल्यू इनपुट कराऊंगा कीबोर्ड से, अगर वो वैल्यू 1 के बराबर है, तो क्या बताया था मैंने, 1 के बराबर है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों का एडिशन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए स्टूडेंट, दोनों का एडिशन हो जाना चाहिए। फिर क्या आ जाएगा, प्रिंट, हाँ सही तो है, प्रिंट सी, ठीक है, प्रिंट सी। एक बंद, अब इसका मान लो मैंने चॉइस दे दी है, वो ई एल ई इफ, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ई एल ई इफ, ई एल ई इफ, ठीक है। अब देखो, अब यहां से आप देखिएगा, यहां से आप देखिएगा, हाँ ठीक है। अब देखना, अगर मैं मान लीजिए चॉइस, अगर मैं क्या देता हूं स्टूडेंट, मैं अगर चॉइस देता हूं आपकी, क्या देता हूं, 2 देता हूं, क्या देता हूं, 2। क्वेश्चन समझो बेटा पहले, अगर मैं यहां से चॉइस अगर आपकी देता हूं 2 देता हूं, क्या देता हूं, 2 देता हूं, उस वाले केस में क्या होगा, मैंने बताया सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो सेकंड लाइन क्या आ गई, सेकंड लाइन क्या आ गई आपकी, कि अगर मैं यहां से 2 दूंगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो यहां से हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे, एफ सी एच इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, ओनली चेंज थोड़ा सा करना है, अगर इसकी वैल्यू ये हुई तो क्या कर देंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बनेगा, नेक्स्ट देखिए एलिफ, ठीक है ना, एलिफ एलिफ करिए, चॉइस क्या होगा आपकी 3, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। फोर्थ क्या है, अगर चॉइस आपकी कितनी है 4 है, क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी अगर यहाँ पे नहीं है, देखो डिवीजन मैंने आपको 2 बताए थे, एक तो होता है सिंगल और एक होता है डबल टाइम। सिंगल टाइम किसके लिए होता है, ये आंसर देता है हमेशा पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं। और डबल लगा देते हैं तो क्या होता है, आंसर देगा आपका इंटीजर में। अगर मान लीजिए सिंगल लगाया 1.5 आ रहा आंसर, तो 1.5 भी क्या करेगा, दिखा देगा। अगर डबल लगाया ऐसे 1.5 आ रहा है तो उसको क्या क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा। इनमें डबल डिवाइड ओनली क्या दिखाता है, इंटीजर वैल्यू दिखाता है। अगर फ्लोट में आंसर आ रहा होगा पॉइंट में, तो पॉइंट के बाद की चीजों को क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है। बट सिंगल क्या करता है, पॉइंट में भी आंसर दिखा देता है, ठीक है। अगर मान लो इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो क्या होता है फिर, क्या होता है स्टूडेंट, प्रिंट, कोई मैसेज दे दो, प्रिंट रॉन्ग चॉइस, ओके, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको देखो स्टार्टिंग बताया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे करते हैं। कुछ बच्चों ने ये पूछा भी है, तो उनको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने इसमें देखो आपको बताना चाहता हूँ कि पाइथन, पाइथन है, python.org में भी जा आप मतलब जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास में खुद का पीसी है तो, ठीक है ना। कैसे बता दूं, python.org, यहाँ से भी आप कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। और अगर आपके पास पीसी नहीं है, तो मैंने एक आपको, एक उसका भी है आपका, एक होता है क्यू, आप कहाँ जाएंगे, प्ले स्टोर में जाइएगा, क्यू पाइथन, आई थिंक क्यू पाइथन करके होती है, वहां से भी आप डाउनलोड करके आप उसे यूज कर सकते हैं, क्यू पाइथन, वो मोबाइल में आपकी प्रोसीड हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं स्टूडेंट, रॉन्ग चॉइस मैसेज को किया, यहाँ एरर, अरे देखिए यहाँ क्या आता है स्टूडेंट, ई एल एफ, क्या आता है, ई एल एफ, स्पेलिंग ई एक्स्ट्रा लग गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। देखो ये लिफ हो गया। अब आप यह समझो, अगर चॉइस अगर मैंने दिया 1 और ए और बी की वैल्यू कुछ दे दी, तो उन दोनों कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी स्टूडेंट, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना, दोनों का एडिशन दिख जाएगा। चॉइस 2 दी और ए और बी की वैल्यू कुछ दे दी, तो दोनों में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और मैंने 3 दे दिया और ए और बी को दे दी, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 4 दिया तो डिवीजन हो जाएगा। और मैंने इनके अलावा कोई और चॉइस दे दी, तो क्या आंसर के लिए आएगा, निकल के लिखा हुआ रॉन्ग चॉइस।
अब देखो अभी मैंने यहाँ मैंने सिंगल एक वो लगाया डिवाइड, अभी इसके बाद थोड़ा चेंज कर दूंगा, डबल डिवाइड लगाऊंगा, देखना आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले मुझे क्या एंटर करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक ही वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। मालूम है 12 कर दी, दूसरी कर दी मैंने 15। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लाई निकालना चाह रहा हूँ, 3 कर दिया, आगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 3 चॉइस एंटर की, तो 3 में कौन सी कंडीशन ट्रू होगी स्टूडेंट, इस कंडीशन विल बी ट्रू 3 में दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन दोनों का हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो मैं डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, डिवाइड, डिवाइड के लिए क्या है, डिवाइड के लिए हमारा क्या है, 4 है ना, 4 कर दिया मैंने, आंसर क्या है देखो 1 पॉइंट ये समथिंग आ गया। अगर मैं यहाँ डबल डबल डिवाइड लिख दूं, क्या लिख दूं, डबल डिवाइड, इसमें आप देखिएगा आंसर क्या आने वाला है, इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है। मैंने किया 12 11 और 4, क्या आंसर आया 1, पॉइंट के बाद की वैल्यू उसने दिखाई नहीं, ठीक है ना। तो ये इंटीजर मतलब डिवीजन आंसर दिखाने के लिए काम आता है, ठीक है बेटे, समझ में आ गया ना, क्लियर। अगर मान लो मैं रॉन्ग चॉइस दे देता हूँ, रॉन्ग चॉइस मैसेज कब आएगा, मान लो मैंने 12 दिया या 11 दिया और मैंने डाल दिया 7, क्या आएगा, रॉन्ग चॉइस, क्योंकि कोई सी भी कंडीशन इस वाले केस में ट्रू नहीं हुई, ठीक है ना। अगर अब मैं इसमें वो देता हूँ, ठीक है, या मैं दे दिया आपका 1 दे दिया या 2 दे दिया, कुछ भी दे दिया, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एक लेक्चर आपका बना दिया रिवीजन का, एक दो और बनाऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट, इनको ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप कांटेक्ट करें, मोबाइल नंबर आपको पता ही है, नहीं पता है तो 7500 640 990। आप अपने मोबाइल पे भी क्यू पाइथन स्टोर करें, उसमें भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए, कि आप यहाँ पे पीसी में या कहीं भी, ठीक है ना। आप ढंग से पढ़ें, रिवीजन वाला मैं 2-3 दिन और कराऊंगा, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो 3 चैप्टर बचे हैं, और आप स्टूडेंट घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छी तरह रहें। थैंक यू।